को रिपीट करा देता हूँ, यहाँ पे जो लोग लाइव है उन लोगों को रिपीट करा देता हूँ कि हम लोग न्यूज़ कर रहे हैं करेंट अफेयर्स मार्च 2023। नेफ्यू रियो 7 मार्च 2023 को नेफ्यू रियो ने शपथ ग्रहण की है नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में, और ये 5वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, उसके बाद जाकर के फिर हम लोगों ने जाना कि इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ जो है वो गवर्नर ला गणेशन ने दिलाया। इससे पहले फरवरी में ये चुनाव हुआ था, मार्च में हालांकि रिजल्ट आया इसका। इनकी पार्टी का नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी NDPP, और इन्होंने 25 सीटें जीती। बीजेपी ने टोटल 12 सीटें जीती, और इस तरह से इनके गठबंधन की सरकार बन गई। हालांकि जो अपोजिशन में थे, जो विपक्ष में थे, उनमें से किसी ने भी सरकार का इनके विपक्ष में बैठने का मतलब कि मन नहीं बनाया, और इसीलिए जनता दल यूनाइटेड, देख लीजिए कौन कौन सी पार्टी, JDU जिसको कहते हैं, जनता दल यूनाइटेड, जनता दल यू चाचा जी की पार्टी जो है, उनका भी एक विधायक है यहाँ पे। लोक जनशक्ति पार्टी, शक्ति पार्टी, पासवान या रामविलास जी का जो है, 2 पार्ट में बटा हुआ है ना भाई, दोनों चचेरे भाई, दोनों भाइयों में, रामविलास। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, या ऐसे लिख लीजिए एंड अदर have extended their support, extended their support to the NDPP। जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी तथा अन्य पार्टियों ने NDPP को अपना समर्थन देने का फैसला किया। जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी तथा अन्य पार्टियों ने NDPP को अपना समर्थन देने का फैसला किया, This will be the first assembly which has become लिखिए, this will be the first assembly which has become without opposition। यह पहली विधानसभा होगी जो बिना विपक्ष के ही है। यह पहली विधानसभा होगी जो बिना विपक्ष के ही है, मतलब कोई अपोजिशन में नहीं होगा। चलिए ठीक है, आगे। अब देखिए क्या होता है कि हर साल एक इंडेक्स आती है। कुछ हम लोगों ने न्यूज़ नंबर कितना कर लिया, 6 कर लिया है। पिछले सैटरडे को हुआ था, 5 न्यूज़ हम लोगों ने किए थे। ठीक है, उसके बाद जाकर जो 7 न्यूज़ है, न्यूज़ नंबर 7 है, वो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आई लगता है, सॉरी इससे मिस्टेक क्यों हो रहा है। हैप्पीनेस इंडेक्स, विश्व खुशहाली सूचकांक। सूचकांक 2023। तो 2023 में जो मार्च 2023 में जो जारी की गई है, ये इंडेक्स जारी किए गए विश्व खुशहाली सूचकांक, उसमें कुछ मानक होते हैं। ठीक है, और उसके आधार पर ये जारी किया जाता है कि कौन से देश के लोग कितना खुश हैं। ठीक है, तो भारत उसमें खुश वाले देशों में आता है या दुखी देशों में आता है? क्यों दुखी है? पड़ोसी आगे बढ़ गया इसीलिए भी दुखी है क्या? हाँ, नहीं मतलब पड़ोसी आगे बढ़ गया कहने का मतलब हर भारतीयों में कुछ ना कुछ, बगल वाला ज़्यादा कमा रहा है तब दुखी है क्या? बहुत सारे कारण होते हैं, मतलब कि बहुत सारे गम के कारण होते हैं ना। ठीक है, नहीं कहते हैं कि एक शेर है कि गालिब का, कि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा,
राहतें और भी है वस्ल की राहत के सिवा, तो ये हाल है। तो खैर, तो बहुत सारे गम है भारतीयों में। अब देखिए क्या है कि एक कंट्री जहाँ के लोग बहुत खुश रहते हैं और वो लगातार 6 साल से उन लोगों ने खुश होने का रिकॉर्ड बनाया। तो लिखेंगे इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रिलीज्ड इन, ऐसे लिखेंगे, कॉमा नहीं लगेगा, रिलीज्ड इन या पब्लिश्ड इन March 2023, Finland has emerged as the happiest country for the sixth consecutive year. अब लिखिए, हिंदी वाले लिखिए, मार्च 2023 में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट, मार्च 2023 में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड लगातार छठे वर्ष विश्व का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। फिनलैंड लगातार छठे वर्ष विश्व का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। फिनलैंड लगातार छठे वर्ष विश्व का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। दिस रैंकिंग हैज़ बीन रिलीज्ड बाय, दिस रैंकिंग लिखिए, दिस रैंकिंग हैज़ बीन रिलीज्ड बाय या पब्लिश्ड बाय, दोनों वर्ड चलता है। दिस रैंकिंग हैज़ बीन रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। दिस रैंकिंग हैज़ बीन रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। यह रैंकिंग संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी की गई है। ठीक है, लिखिए, अफगानिस्तान हैज़ बीन लिस्टेड एज द वर्ल्ड्स अनहैप्पीस्ट कंट्री। Afghanistan has been listed as the world's unhappiest country for the second year, in a row, ROW। ठीक है, अफगानिस्तान लगातार दूसरे वर्ष विश्व के सबसे दुखी देश के रूप में
अफगानिस्तान लगातार दूसरे वर्ष विश्व के सबसे दुखी देश के रूप में सूची में शामिल है, सूची में शामिल है। आपको याद होगा कि 2021 में 2021 में हुआ था ना, 20 में तो कोविड चल रहा था, 2021 में हुआ था। आपको याद होगा कि वहाँ पे तालिबानियों ने अफ़गानिस्तान पे फिर से कब्जा कर लिया एक बार, और उसके बाद जा कर के जो वहाँ के लोगों की हालत आपने देखी होगी क्या हुआ था। वो एक तरह से बंधक बन करके रह गए तालिबानियों के अंदर, मतलब अभी भी वो कई हज़ार साल पीछे वाली दुनिया में जी रहे हैं वो, ठीक है। सारा स्वतंत्रता जो थोड़ा बहुत ट्रैक पे आया था सब खत्म, और पूरी दुनिया देखती रह गई। इससे पता चलता है कि अगर आप ताकतवर नहीं है तो दुनिया भी आपकी मदद नहीं करेगी। किसी देश ने जाकर के कोई इंटरफेयर किया, सब ने बोल दिया ये आंतरिक मामला है, आतंकवादियों ने एक देश पर वो कर लिया तो ये तो ख़त्म हो गया मामला। ये दुनिया में ये पता चल गया कि कोई किसी का नहीं होता है, सब अपना बिजनेस देखता है। एक ऐसी लड़ाई शुरू हो गई। यूएसए निकल गया वहाँ से, यूएसए निकलने के बाद फिर वो चीज़ें जो है एकदम से फिर से वहाँ के लोग गुलाम होकर रह गए। अब पता नहीं कब आज़ाद होगा, उनके नसीब में है भी आज़ादी या नहीं, ठीक है। खुद कुछ लोग लड़े कुछ दिन तक, कुछ लोगों ने तो भागना शुरू कर दिया, कुछ लोग लड़े, लेकिन वो भी अगर साथ देता उनका कोई देश तब भी किसी ने खुल के साथ नहीं दिया। एक तो कुल मिलाकर के तो इसकी वजह से अफ़गानिस्तान जो सर्वे में है वो लगातार क्या है, तो लगातार उसमें सबसे अनहैप्पी है, सबसे दुखी देशों में शामिल है। बेचारे लोग, उससे ज़्यादा दुख क्या हो सकता है कि उसके देश में आतंकवादियों ने कब्जा किया हुआ है, ठीक है। आगे लिखिए, भारत की बात करें तो भारतीयों के दुख के बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है। पड़ोसी खुश है तभी भारत के लोग दुखी रहते हैं। पड़ोसी मतलब कहने का मतलब कि आपके घर के बगल का वाला अगर दुखी है, अगर खुश है तब भी आपको दुख है। तो दुख तो बहुत सारे कारण हैं। तो भारत, लेकिन एक चीज़ है कि पिछले बार भारत 136वें स्थान पर था और इस बार 10 रैंक का सुधार किया है भारतीय लोग, ठीक है, और भारत पहुंच गया 126वें स्थान पर। तो इसमें से बीपीएससी का अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, चेक करेंगे करंट अफेयर्स का, टॉप कंट्री, इंडियाज़ रैंक, ठीक है, और इंडियाज़ पॉइंट इन ये क्या कहते हैं उसको, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का कितना पॉइंट है, ये सब पूछता है। जैसे कि उसमें भी पूछता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के जो पॉइंट होते हैं, कितना अंक भारत को मिला हुआ है, क्या रैंक मिला हुआ, वो भी पूछता है। हैप्पीनेस इंडेक्स अलग से है और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की इंडेक्स अलग होती है। ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए। मानव विकास सूचकांक जो है वो अलग होता है, वो यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। तो इस खुशहाली वाले में भी भारत 136 में से 10 रैंक का सुधार किया है। भारतीय लोग अब थोड़ा ज़्यादा खुश रहने लगे, 126वें स्थान पर आ गए, ठीक है। आगे तो लिखिए, India is at 26th position in the ranking. India is at 126th. India is at 126th position in the ranking. रैंकिंग में भारत 126वें स्थान पर है। रैंकिंग में भारत 126वें स्थान पर है। इंडिया इज एट 126th position in the ranking. लिखिए, लास्ट ईयर इंडिया वाज रैंक्ड 136। लास्ट ईयर इंडिया वाज रैंक्ड 136। पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग 126वें स्थान, पिछले वर्ष भारत 126वें स्थान पर था, ऐसे लिख लीजिए। पिछले वर्ष भारत 126वें स्थान पर था। उसके बाद अगला लाइन लिखिए, इंडियाज नेबरहुड एंड इट्स रैंकिंग। भारत के पड़ोसी और उनकी रैंकिंग। इंडियाज एंड इट्स रैंकिंग। देखिए, कभी भी तुलना हम लोग पड़ोसी से करते हैं। अगर पड़ोसी के प्रति आपका भावना जो है, जो जैसा हो, जेलेसी वाला हो वो या जो हो, इसलिए भी होता है क्योंकि पड़ोसी से ही तुलना होता है। गुप्ता जी का बेटा का नंबर आता है 70%, तो बोलते देखो उस पड़ोसी शर्मा जी के बेटे का 90% आया। हमेशा पड़ोसी से ही कंपेयर किया जाता है, हर चीज़ में होता है कि नहीं। जैसे कि आपके घर के अगल बगल में दो है, दोनों ने बोर्ड परीक्षा दिया, तो कंपेयर उसी से होगा कि देखो उसका बच्चा कितना नंबर लाया, तुम इतना क्यों, क्या उसका बेटा देखो सरकारी नौकरी निकाल लिया। तो हमेशा पड़ोसी से ही होता है कि नहीं। तो इसी तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी देखा जाता है कि भारत की रैंकिंग क्या है और उसके पड़ोसियों की रैंकिंग क्या है। तो लिखते जाइए एक एक करके। सबसे पहले लिखिए, देखिए सबसे अच्छी रैंकिंग किसका है, देख लीजिए। खुशहाली वाले सूचकांक में नेपाल 78वां, 78th। नेपाल 78, 78th। पाकिस्तान 108। पाकिस्तानी लोग अभी भी भारतीयों से ज़्यादा खुश हैं,
समझ रहे हो। भारत के कुछ लोग तो समझ में नहीं आते कि क्यों दुखी रहते हैं, नहीं, कुछ लोगों को पता नहीं किस बात का दुख रहता है। आगे नेक्स्ट 108, श्रीलंका 112, क्या क्या नहीं हुआ था 2 साल पहले श्रीलंका में, 1.5 साल पहले, पिछले साल ही शायद हुई थी ना। हाँ, क्या क्या नहीं हो गया था देख लीजिए, तभी वहाँ के लोग भारत से ज़्यादा खुश हैं। बांग्लादेश 118, हमारे एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होते हैं। बांग्लादेश 118, कुछ लोग तो भगवान से भी दुखी रहते हैं, भगवान पे भी बोलते हैं कि मेरे साथ भेदभाव करते हैं क्या। चाइना लिख लीजिए 64th, चीन 64वां। उसके बाद जाकर के लिखिए टॉप 3 कंट्री, शीर्ष 3 देश, शीर्ष 3 देश। फिनलैंड नंबर 1, $7.804, इसका जो अंक है फिनलैंड का वो है 7.804, ये इसको मिला है अंक। ब्रैकेट में लिख लीजिए, फिनलैंड के बगल में लिख लीजिए 7.804। डेनमार्क दूसरे स्थान पर है, सिर्फ फिनलैंड का अंक लिख लीजिए। डेनमार्क। तीसरा है आइसलैंड, चलिए उसके बाद जाकर के जो भारत का अंक है, पॉइंट ऑफ इंडिया लिख लीजिए, भारत के का पॉइंट 3.77, 3.777, मतलब हर 3 में से एक ही आदमी खुश है, दो आदमी दुखी ही है, लगभग ये स्थिति है भारत। लिख लीजिए रैंकिंग क्राइटेरिया, रैंकिंग का मानक, क्राइटेरिया, रैंकिंग का मानक। रैंकिंग किस आधार पर ये रैंकिंग जारी की जाती है, तो लिखिए द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट includes aspects such as the World Happiness Report includes aspects such as विश्व खुशहाली सूचकांक में the World Happiness Report include aspects such as GDP per capita, हिंदी वाले लिखिए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी पर कैपिटा, हाँ जीडीपी पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। सामाजिक समर्थन, सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइस, जीवन विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, जीवन विकल्प चुनने की स्वतंत्रता। उसके बाद जाकर के भ्रष्टाचार से मुक्ति, फ्रीडम फॉर करप्शन एक्सेट्रा, फ्रीडम फॉर करप्शन, फ्रॉम करप्शन, फ्रीडम फ्रॉम करप्शन एक्सेट्रा। ठीक है, तो जिस देश में करप्शन कम होगा उस देश का रैंकिंग अच्छा होगा। ठीक है, जिस देश में सोशल सपोर्ट होगा उसमें अच्छा होगा, अपनी लाइफ को जीने का, महिला पुरुष को अपने ढंग से जीने की स्वतंत्रता होगी।
हाँ, भारत में नहीं होता है। लोग किसी के पीछे पड़े तो ज़बरदस्ती पीछे पड़ा हुआ, कहना पड़ता है मेरे ज़िंदगी से जाने का क्या लोगे, क्या ज़बरदस्ती पीछे पड़े रहते हैं। मतलब अपनी जीवन जीना चाहते, बोले चलो हो गया, मूव ऑन, अब ख़त्म करो, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ ज़बरदस्ती पीछे पड़े रहते हैं, शादी में भी आ जाते हैं। क्या आगे, वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, न्यूज़ नंबर 8। वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप ठीक है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, ये दिल्ली में हुई थी मार्च में। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, यूएसए सब में ये होता है ना कि सब अपने अपने रास्ते पे चल देते हैं, चलो तुम अपने रास्ते पे, हम चलो हो चुका मिलना, ना तुम खाली ना हम खाली, ये वाली स्थिति होती है। और भारत में लोग ज़बरदस्ती बदला लेने की सोचते रहते हैं ना। सारे लोग यूपीएससी थोड़े पास कर पाते हैं। आगे, लिखिए, द चैंपियनशिप वाज organized in Delhi from, the championship was, ये क्या हो रहा है, was organized in Delhi, organized in Delhi from March, देखिए मार्च में कितने तारीख से हुआ था, 15 से 26 के बीच में। इस चैंपियनशिप का आयोजन दिल्ली में 15 से 26 मार्च के बीच किया गया। इस चैंपियनशिप का आयोजन दिल्ली में 15 से 26 मार्च के बीच किया गया। ठीक, इन दिस चैंपियनशिप, इस चैंपियनशिप में आगे लिखिए, इन दिस चैंपियनशिप इंडियन बॉक्सर्स वॉन 4 गोल्ड। इस चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने 4 स्वर्ण पदक जीते। इस चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने 4 स्वर्ण पदक जीते। इन दिस चैंपियनशिप इंडियन बॉक्सर्स वॉन 4 गोल्ड। देखिए कौन कौन से महिला ने जीता, सबका नाम आप लोग जानते ही होंगे। निखत जरीन, सुने नाम, हैदराबाद की है, हैदराबाद की है ना। अच्छा, ओलंपिक में भी जीत के आई थी ना। हाँ, निखत जरीन, ठीक है। उसके बाद जाकर के, निखत जरीन के बाद जाकर के लवलीना बोर्गोहेन, ये भी तो जीती थी, लवलीना बोर्गोहेन, हिंदी वाले भी लिख लीजिए, निखत जरीन, लवलीना बोर्गोहेन, स्वीटी बुरा एंड नीतू घनघस,
घनघस won gold in their respective categories. In their categories. हिंदी वाले लिखेंगे निखत जरीन, लवलीना बोर्गोहेन, स्वीटी बुरा तथा नीतू घनघस ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीता। वर्ग कहने का मतलब होता है कि बॉक्सिंग में अलग अलग कैटेगरी होती है, वेट के अकॉर्डिंग, वजन के अकॉर्डिंग। कभी भी दो बॉक्सर या दो पहलवान का जब मुकाबला होता है उसमें वजन के वर्ग निर्धारित किए जाते हैं। हाँ, तो मतलब उसके आसपास होना चाहिए आपका। हाँ, नहीं तो ज़्यादा का वेट होगा तो फिर आप दूसरे कैटेगरी में आप भाग लेंगे, अदर कैटेगरी। ठीक है, अब जाकर के इसमें जो निखत जरीन है जो कि हैदराबाद की है, जो कि ऑलरेडी आपको पता होगा ओलंपिक में भी चैंपियन रही थी, जीती थी वो भी वहाँ से मेडल। तो अगर बात करें तो एक से अधिक बार, अगर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में एक से ज़्यादा बार जीत करके इसने मैरी कॉम की तरह ही इसने भी एक वो किया है। मैरी कॉम, हालांकि अगर मैरी कॉम की बात करें तो मैरी कॉम अभी तक 8 मेडल जीत चुकी है, जिसमें 6 मेडल उसके गोल्ड हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में। अभी तो उसके आसपास तो नहीं है, लेकिन निखत जरीन अभी यंग है और उसने 2 बार स्वर्ण पदक जीता है, और पहले बार एक से ज़्यादा स्वर्ण पदक अगर किसी ने जीता है तो वो निखत जरीन है। ठीक है, लिखिए, निखत जरीन इज द सेकेंड इंडियन बॉक्सर विद मोर देन 1 गोल्ड मेडल। निखत जरीन इज द सेकेंड इंडियन बॉक्सर विद मोर देन 1 गोल्ड मेडल। निखत जरीन एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय मुक्केबाज है। निखत जरीन एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय मुक्केबाज है। लिखिए, मैरी कॉम हैज वॉन 6 गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप्स। विश्व चैंपियनशिप में मैरी कॉम ने 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। विश्व चैंपियनशिप में मैरी कॉम ने 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। इसीलिए मैरी कॉम है, समझ गए ना, इसीलिए वो साधारण नहीं है। हालांकि फिल्म दंगल पे भी बनी थी, दंगल गर्ल्स पे, आज तक ओलंपिक में कभी कुछ जीत तो नहीं पाई, दूसरी तरह का ड्रामा जरूर कर रही है। अभी तक ओलंपिक में कहाँ जीता इन लोगों ने, फोगाट सिस्टर्स ने। लड़ाई ही हो जाती है, कुछ भी हो जाता है। अभी तक ओलंपिक में इन्होंने कोई इंडिया के लिए मेडल नहीं जीता है, लेकिन दूसरे हमेशा विवाद में फंसे रहते हैं लोग। फोगाट सिस्टर्स की बात करें तो खैर आ गया, ये हो गया। अब उसके बाद जाकर के अगला न्यूज है शाकिब अल हसन, न्यूज नंबर 9। शाकिब अल हसन, देखिए इनका क्या है। शाकिब अल हसन बांग्लादेश के कप्तान भी रहे हैं, ये ऑलराउंडर है, आपको पता होगा। स्पिन गेंदबाजी करते हैं, बैटिंग करते हैं। T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का जो रिकॉर्ड था टिम साउदी का, उसको तोड़ा है इन्होंने, और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन गए हैं T20 इंटरनेशनल में। लिखिए, बांग्लादेश, एस लगा दीजिए, बांग्लादेश बॉलर साकिब अल हसन, बांग्लादेश बॉलर साकिब अल हसन has become the highest wicket taker in T20 international cricket. T20 has become the highest wicket taker in T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। बांग्लादेश के गेंदबाज साकिब अल हसन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। बांग्लादेश के गेंदबाज शाकिब अल हसन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में
सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं, सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। ठीक है। साकिब हैज ब्रोकन द रिकॉर्ड ऑफ न्यूजीलैंड्स बॉलर टिम साउदी। शाकिब अल हसन, शाकिब अल हसन या साकिब लिख लीजिए जो लिखना चाहिए, हैज ब्रोकन द रिकॉर्ड ऑफ न्यूजीलैंड्स या न्यूजीलैंड बॉलर, हैज ब्रोकन द रिकॉर्ड ऑफ न्यूजीलैंड बॉलर टिम साउदी, TIMSOUTHEE। मीडियम पेस बॉलर है ये टिम साउदी। साकिब अल हसन ने न्यूजीलैंड के टिम साउदी का रिकॉर्ड तोड़ा है। साकिब अल हसन ने, साउथी लिखते हैं, सऊदी पढ़ते सऊदी है लेकिन लिखते हैं ऐसे, बॉ होगा, सॉरी बॉ नहीं होगा, मॉ होगा। साकिब अल हसन ने न्यूजीलैंड के टिम साउदी का रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, और इस तरह से साकिब अल हसन के कितने हो गए विकेट, 136 हो गए। ठीक है, लिखिए साकिब अल हसन के T20 में 136 विकेट हो गए हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में साकिब अल हसन के T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 136 विकेट हो गए हैं। शाकिब अल हसन हैज़ 136 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल। साकिब अल हसन हैज़ 136 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल। ये तो बात हो गई कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा T20 में विकेट, जैसे कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट मुथैया मुरलीधरन के पास है, ODI में सबसे ज़्यादा विकेट किसके पास है, ये भी मुझे लगता है मुथैया मुरलीधरन के ही पास होगा, है। एक मिनट देख लेता हूँ, हाईएस्ट विकेट इन ODI, ये भी मुथैया मुरलीधरन ही होगा या पाकिस्तानी बॉलर होगा। हाँ, मुथैया मुरलीधरन के ही पास है। वसीम अकरम दूसरे स्थान पर हैं। तो T20 अगर बात करें तो मुथैया मुरलीधरन के 534 विकेट है उसमें ODI में, और T20 में तो ये टेस्ट में तो 800 विकेट। ठीक है, तो ये है ही। अगर T20 के सिर्फ रिकॉर्ड की बात करें तो वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला बन गया साकिब उल हसन। ठीक है, अगर भारत की तरफ से देखें तो लिख लीजिए, भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट T20 में किसने लिया है, चहल। तो लिखिए भारत की ओर से सर्वाधिक विकेट यजुवेंद्र चहल ब्रैकेट में 91 ने लिए हैं। यजुवेंद्र चहल, इंग्लिश वाले लिखेंगे 91, हैज़ टेकन द मोस्ट इंटरनेशनल विकेट फ्रॉम इंडिया। यजुवेंद्र चहल, पहले इंग्लिश वाला पूरा लिख लीजिए, ब्रैकेट में 91, हैज़ टेकन द मोस्ट T20 इंटरनेशनल विकेट्स, हैज़ टेकन द मोस्ट T20 इंटरनेशनल विकेट्स फ्रॉम इंडिया। भारत की ओर से सर्वाधिक विकेट या T20 अंतर्राष्ट्रीय विकेट किसने लिए हैं, यजुवेंद्र चहल ने। ब्रैकेट में लिख लीजिए 91। चलिए, ये रिकॉर्ड भारत के पास अभी नहीं है, भारत के किसी भी बॉलर ने 100+ विकेट नहीं लिए हैं, राइट। अभी क्योंकि भारत के साथ है कि T20 में भारत के जो बॉलर सब है वो लगातार नहीं खेलता है, चेंज होते रहता है बॉलर, लंबे समय तक नहीं खेलता है। जैसे देखेंगे सबसे अच्छा बॉलर T20 में इंडिया का है कुलदीप यादव, खिलवाता ही नहीं उसको कहीं। तो बुमराह घायल ही रहता है बेचारा, सिर्फ IPL में ठीक हो जाता है, उसके बाद फिर चोट लगा लेता है। इस बार IPL भी नहीं खेला, खैर उसके बाद जाकर के, खैर जो हो। लेकिन T20 में रन के मामले में भारत ही नंबर 1 पे है। भारत का जो विराट कोहली है वो दुनिया का एकमात्र बैट्समैन है जिसने T20 इंटरनेशनल में 4000+ रन बनाए हैं, राइट। और 4008 रन अभी है और सबसे ज़्यादा भी है उन्हीं का। तो लिख लीजिए T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड, T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली ब्रैकेट में लिखेंगे 4008 विराट कोहली के पास है। इंग्लिश में क्या लिखा आपने, विराट, हाँ हाँ, वेरी 4008 4008 आगे। हाँ
वो सब रिकॉर्ड नहीं पूछता है, उतना ज़्यादा नहीं पूछता है सबसे, हाँ वो सब नहीं पूछेगा। लेकिन ये बड़ा रिकॉर्ड हुआ, जैसे कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन किसका है, सचिन तेंदुलकर। ओडीआई में भी सबसे ज़्यादा सचिन तेंदुलकर का है, और ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट में भी सबसे ज़्यादा रन सचिन तेंदुलकर का है, ठीक है। इसी तरह से T20 नए जनरेशन का क्रिकेट है, सबसे ज़्यादा रन विराट कोहली का है। लेकिन आने वाले समय में जो नया जनरेशन आ रहा है वो विराट कोहली से ज़्यादा खतरनाक है, तो आने वाले समय में हो सकता है कि और खिलाड़ी सब ऐसे उभरे जो क्रिकेट में हम देखते हैं खतरनाक समय होता है, लंबा दिन तक खेलेगा, हाँ वही ज़्यादा बनाएगा, क्योंकि आते हैं कुछ खिलाड़ी लंबे समय तक नहीं खेल पाते हैं, शुरू में फॉर्म रहता है, हाँ लंबे समय तक फिटनेस और फॉर्म दोनों को जो मेंटेन करेगा, चाहे बैट्समैन हो चाहे बॉलर हो, रिकॉर्ड उसी के नाम होगा। मतलब फिटनेस और फॉर्म दोनों चीज़ की बात हो रही है। कई बार क्या होता है कि अच्छा फॉर्म में खेल रहा है, चोट लगा लिया, बार बार हर एक सीरीज़ के बाद दूसरे सीरीज़ में चोट लगा ले रहा है, तो फिटनेस भी एक इशू रहा है क्रिकेट में। अब आगे देखिए, अब पड़ोसी देश नेपाल में भी चेंज हुआ है। रामचंद्र पौडेल, रामचंद्र पौडेल क्या बने हैं ये? कहाँ के हैं ये? नेपाल में राष्ट्रपति बने हैं। विद्या देवी भंडारी की जगह ये चुने गए। नेपाली कांग्रेस के नेता रहे हैं ये पहले, ठीक है। तो लिखिए, रामचंद्र पौडेल हैज़ बीन इलेक्टेड एज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। रामचंद्र पौडेल हैज़ बीन इलेक्टेड एज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। रामचंद्र पौडेल नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। रामचंद्र पौडेल नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। आगे लिखिए, इन्होंने विद्या देवी भंडारी का स्थान लिया है। ही हैज़ रिप्लेस्ड विद्या देवी भंडारी। ही हैज़ रिप्लेस्ड विद्या देवी भंडारी। इन्होंने विद्या देवी भंडारी का स्थान लिया है। लिखिए, रामचंद्र पौडेल इज ए well known writer and senior politician of Nepali Congress. Ramchandra Paudel is a well known writer and senior politician of Nepali Congress. रामचंद्र पौडेल जाने माने लेखक और नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ राजनेता हैं। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ राजनेता हैं। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ राजनेता है। चलिए, नंबर 11, XIJIN, पहचानते हैं इनको? शी जिनपिंग। इससे पहले इनसे पहले ये होता था कि चीन में 2 बार से ज़्यादा कोई राष्ट्रपति नहीं बन सकता था। इन्होंने बोला कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं ही रहूँगा राष्ट्रपति, जो करना है कर लो, ठीक है। तो लगातार तीसरे बार निर्विरोध चुने गए, कोई विरोध में खड़ा भी नहीं हुआ। चुनाव क्या हुआ, कोई खड़ा ही नहीं हुआ डर के मारे। नहीं, चाइना, वो तो वहाँ का तानाशाह है ही, वो किम जोंग है वो। ये चाइना वाले भी ऐसे।
President Xi Jinping has been elected. President Xi Jinping has been elected the president of China of the third time. President Xi Jinping has been elected the president of China for the third time. राष्ट्रपति सी जिनपिंग तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति चुने गए हैं। राष्ट्रपति सी जिनपिंग तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये देखिए इस मामले में भी अलग होगा, लिख लीजिए। अर्लियर देयर वाज ए प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना। अर्लियर देयर वाज ए प्रोविजन ऑफ अर्लियर देयर वाज ए प्रोविजन इन लिख लीजिए इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना दैट नो वन कैन होल्ड the post of president for more than 2 terms इससे पहले चीन के संविधान में यह प्रावधान था कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। इससे पहले चीन के संविधान में यह प्रावधान था कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक, माओ त्से तुंग के टाइम में ही हुआ था, ये 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। तो पहले इसने संविधान में बदलाव किया कि नहीं, ये चीज़ खत्म कर दीजिए, और फिर जाकर के फिर वो चुना गया। सेना भी उसी के अंदर है, तो फिर कोई क्या कर सकता है, सेना ही मैंने। जो चाइना में एक ही पार्टी है उसके भी हेड यही है, सेना के भी प्रमुख यही है, तो फिर इसको आ गया। इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला जो न्यूज़ है आपका, न्यूज़ नंबर 11, वो है इंटरनेशनल। कितना होगा? 12। वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। दो चीज़ें पूछी जाती है एग्जाम में, 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की संभावना होती है। एक तो सेलिब्रेटेड ऑन, कितने तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा पूछा जाता है स्टार्टेड इन, कब स्टार्ट हुआ था। और तीसरा पूछा जाता है थीम ऑफ द ईयर, 3 कि इस साल कौन सा थीम है उस पर। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना अगर आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर को देखते हैं तो है। देखिए, महिलाओं के सम्मान में 8 मार्च को, या सीधे ऐसे लिख लीजिए 8 मार्च को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8 मार्च एवरी ईयर। इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8 मार्च, लिख लिया, इन एवरी ईयर। आगे लिखिए, इसे प्रथम बार न्यूयॉर्क में 1909 में मनाया गया था। इसे प्रथम बार न्यूयॉर्क में 1909 में मनाया गया था। इट वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, इट वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1909 in New York।
लिखिए थीम ऑफ 2023, 2023 का थीम, यही पूछता है एग्जाम में, 2023 का थीम। लिखिए, इंग्लिश वाला पहले लिख लीजिए, डिजिट ऑल, DIGIT, डिजिट ALL, ऑल। एक मिनट, कैसे इसने लिखा है डिजिट ऑल, डिजिट ऑल किया है या डिजिटल कर दिया है पहले, एक मिनट में, डिजिटल होगा, वही तो इसने स्पेलिंग मिस्टेक किया हुआ है न्यूज़ में। एक मिनट, मैं थोड़ा सा वो देख लेता हूँ, थीम ऑफ, थीम नहीं है ही, डिजिट ऑल ही है, ऐसे करके किया है। डिजिटल को ऐसे लिखा है उन्होंने, बड़ा अपना स्टाइल एक देख लीजिए, ये मुझे डाउट हो रहा था लेकिन ये सही है, ऐसे लिखा है DIGITALL, ऐसे लिखा है, एक अलग स्टाइल में लिखा है इन्होंने। मुझे डाउट हो रहा था कि स्पेलिंग मिस्टेक है, नहीं, उन्होंने इसी स्टाइल में ऐसे लिखा है, डिजिट ऑल है ना एक तरह से देखिए तो, या डिजिटल है, ऐसे लिखा है उन्होंने, तीनों को कैप्स कर दिया है लास्ट में। तो लिखिए डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, ये है इस बार का थीम। इसको हिंदी वाले इंग्लिश वाले दोनों ऐसे ही लिख लीजिए, और अगर लिखना भी, अगर हिंदी में भी लिखना है तो इसका देवनागरी लिखिए, देवनागरी में डिजिटल क्या लिखेंगे, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। इसका अनुवाद नहीं है, इसका हिंदी भी यही है। ठीक है, आगे कितना न्यूज़ हो गया? वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है, आपको पता है? लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म, वर्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, पहले था खड़गपुर के पास रिकॉर्ड, फिर खड़गपुर का रिकॉर्ड गोरखपुर ने तोड़ा था, और गोरखपुर का रिकॉर्ड अभी हाल ही में टूटा है। कर्नाटका में मोदी जी ने अभी उद्घाटन किया है, ठीक है। प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, अब देखिए यहाँ पे विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, लिखिए इसमें, ऑन 13 मार्च 2023, on 13 March 2023, PM Narendra Modi inaugurated the, on 13 March 2023, PM Narendra Modi inaugurated the world's longest railway platform
गुड इवनिंग पांडे जी की पाठशाला, गुड इवनिंग। चलिए, इनोग्रेटेड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन हुबली, कर्नाटका, इन HUBLI, हुबली, कर्नाटका। 13 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में, कर्नाटक के हुबली में, हुबली लिखिएगा, हुगली नहीं, हुगली वहाँ पे है वेस्ट बंगाल में, कर्नाटक के हुबली में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। लिखिए, दिस प्लेटफॉर्म located at this platform, comma, located at SIDDA सिद्ध RUDH सिद्ध रोड। लिखिए, ऐसे लिखिए, दिस प्लेटफॉर्म कॉमा लोकेटेड एट श्री सिद्ध रोड स्वामी जी, उसका नाम है, रेलवे जंक्शन का नाम है श्री सिद्ध रोड स्वामी जी, हुबली जंक्शन, कॉमा, इज 1507 मीटर लॉन्ग, 1507 मीटर लॉन्ग, 1507 मीटर। हिंदी वाले लिखेंगे श्री सिद्धरूढ़ स्वामी जी, श्री सिद्धरूढ़ स्वामी जी, श्री सिद्धरूढ़ स्वामी जी, हुबली जंक्शन, इसका नाम है जंक्शन का, श्री सिद्धरूढ़ स्वामी जी हुबली जंक्शन पर स्थित यह प्लेटफॉर्म 1507 मीटर लंबा है, पर स्थित यह प्लेटफॉर्म 1507 मीटर लंबा है। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया ये, ठीक है। लिखिए, अर्लियर दिस रिकॉर्ड वाज हेल्ड बाय गोरखपुर जंक्शन, अर्लियर दिस रिकॉर्ड वाज हेल्ड बाय गोरखपुर जंक्शन, इससे पहले यह रिकॉर्ड गोरखपुर जंक्शन के पास था। ये था उसका 1366.44 मीटर, इससे पहले यह रिकॉर्ड गोरखपुर जंक्शन के पास था। अर्लियर दिस रिकॉर्ड वाज हेल्ड बाय गोरखपुर जंक्शन, दिस रिकॉर्ड वाज हेल्ड बाय गोरखपुर जंक्शन। नेक्स्ट, एक संस्थान है जिसका शॉर्ट नेम है सिप्री, सुना है नाम? तो कुछ न्यूज़ नंबर 14 कर लीजिए। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको कहते हैं सिप्री, SIPRI, सिप्री नाम से ये फेमस है। रिपोर्ट, इसमें हिंदी में ऐसे लिखेंगे, स्टॉकहोम स्वीडन में है ना, स्टॉकहोम कैपिटल है उसकी, अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान ब्रैकेट में सिप्री लिख लेंगे हिंदी वाले भी, SIPRI सिप्री।
ठीक है, सिप्री रिपोर्ट। गुड इवनिंग। चलिए, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या काम करती है, तो ये बेसिकली डाटा अवेलेबल कराती है कि वर्ल्ड में जो आर्म्स को लेकर के, हथियार को लेकर के जो खरीद बिक्री होती है, कौन से कंट्री के एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, ये रिसर्च उस पर करती है, डाटा कलेक्ट करती है कि किन किन देशों में हथियार में कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कौन से उसके कंज्यूमर्स हैं, कौन से देश का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है हथियार में, किसका घट रहा है, किसका मान के चलिए कि कौन से देश जो ऐसे हैं मान के चलिए कि किस किस से हथियार खरीदता है। ये सारी चीज़ें मतलब पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए ये क्या कर रहा है कि ये रिसर्च कर रहा है, ये पूरा स्टडी करता है कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, इससे पता चलता है। तो इसकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वो मार्च में आई है, तो लिखिए इसकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वो मार्च में आई है। लिखिए सिप्री हैज़ रिलीज्ड इट्स रिपोर्ट, SIPRI शॉर्ट में लिख लीजिए। सिप्री हैज़ रिलीज इट्स रिपोर्ट टाइटल क्या है लिख लीजिए इन्वर्टेड कॉमा में, ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र 2022, ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र 2022। सिप्री ने हिंदी में लिख लीजिए, सिप्री ने ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल, हिंदी इंग्लिश दोनों में वैसे ही लिख लीजिए, देवनागरी में ही लिख लीजिए आप। लिखिए सिप्री ने ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफ़र, ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल, क्या था, आर्म्स ट्रांसफ़र, यही था ना, ट्रांसफ़र 2022 अपनी रिपोर्ट ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफ़र नाम से अपनी रिपोर्ट जारी की है, अब देखिए ये रिपोर्ट क्या कहता है, ये रिपोर्ट कहता है कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट इम्पोर्टर जो है हथियार का आर्म्स का वो भारत है, ठीक है। तो ये और भारत का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, कौन से देश, रशिया, इसीलिए भारत, हाँ ये लेटेस्ट अभी का रिपोर्ट है, रसिया है थर्ड पे, फ्रांस सेकंड पे आ गया, थर्ड पे यूएसए, इसीलिए इंडिया रसिया से नहीं खराब करता है। जितने इंडिया के फाइटर जेट है अभी इंडिया का फ्रांस से शुरू हुआ है, फ्रांस के साथ हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने वो राफेल लेना शुरू करिए, ठीक है। अमेरिका से हम लोग चिनूक ले रहे हैं, बहुत सारे गोला बारूद भी लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे जो टैंक है वो रशिया के हैं। हाँ, फाइटर प्लेट्स यूएसए हमें नहीं देता है, हमें यूएसए ने खाली अवेलेबल कराया है चिनूक हेलीकॉप्टर, और उसके बाद और भी बहुत सारे हथियार होते हैं, हाँ ड्रोन वगैरह सब बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल कराई है, मिसाइल्स वगैरह सब तो हम लोग लेते ही नहीं, किसी से नहीं लेते। तो लिखिए इसमें अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया रिमेन्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म importer. According to this report, India remained the world's largest arms importer from 2018 to 2022, 2018 to 2022। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 से 2022 के बीच, वर्ष 2018 से 2022 के बीच भारत, 2018 से 22 के बीच भारत विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक रहा है। भारत विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक रहा है, भारत विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक रहा है। इट वॉज फॉलोड बाई सऊदी अरेबिया एंड यूक्रेन। यूक्रेन तो इसलिए क्योंकि उसको ज़रूरत है, अभी ये नया पर एकदम से उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई, जेलेंस्की को तो सब हिसाब करके रखा हुआ है। अमेरिका लड़ाई हर जगह करवा देता है क्योंकि वो हथियार उसके इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट है ना। आपको लगता होगा कि नहीं हथियार विनाश के लिए होता है, लेकिन अमेरिका के लिए क्या है, वो बिजनेस के लिए है, क्योंकि वो जो हथियार का जो कारखाना है उसमें जो काम करने वाले लोग हैं, दुनिया में अगर शांति स्थापित हो जाएगी तो सामान चलेगा उसका,
रोज़ 2-4 बमबारी ना हो, 2-4 देशों के बीच में गोलीबारी ना हो, तो जो गोली बना रहा है रोज़, उसकी फैक्ट्री में लोग बैठ के करेंगे क्या? तो इसीलिए वो हर जगह लड़ाई करवाता ही है। ठीक है, सब हिसाब जोड़ जोड़ के रख रहा है। आपको क्या लग रहा है यूक्रेन को मुफ्त में दे रहा है? अगर यूक्रेन के प्रति इतनी सहानुभूति तो अपने कमांडोज भेजते, अपने हथियार भेज देता है, वो हिसाब जोड़ के रखता है, लेकिन कभी भी वो अपना वो नहीं भेजता है, सेना नहीं भेजता है, फोर्स। तो यही चीज़ है। तो इट वॉज फॉलोड बाय सऊदी अरबिया एंड यूक्रेन। इसके बाद सऊदी अरब तथा यूक्रेन का स्थान है। इसके बाद सऊदी अरब तथा यूक्रेन का स्थान है। अब देख लीजिए क्या हुआ है। यूएस शेयर ऑफ ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट्स, यूएस शेयर ऑफ ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट्स ग्रो फ्रॉम GREW ग्रो फ्रॉम 33 to 40%, 33 to 40%। देख रहे हैं, बढ़ गया ना? हाँ बिल्कुल। वैश्विक हथियारों के निर्माण में संयुक्त राज्य अमेरिका की हिस्सेदारी, वैश्विक हथियारों के निर्यात में संयुक्त राज्य अमेरिका की हिस्सेदारी, वैश्विक हथियारों के निर्यात में संयुक्त राज्य अमेरिका की हिस्सेदारी 33% से बढ़कर 40% हो गई है। 33% से बढ़कर 40% हो गई है। इसी मार्केट पे ही तो कब्जा करना उद्देश्य है। रशिया उसका क्यों बड़ा दुश्मन है? While Russia's share fell from fell from 22% to 16%, 22% to 16%, जबकि रूस की भागीदारी 22% से बढ़कर 16% हो गई है। जबकि रूस की भागीदारी 22% से बढ़कर 16% हो गई। ठीक है, देखिए कितना भी अमेरिका झांसा दे दे, भारत उसके झांसा में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि भारत के जितने भी फाइटर प्लेन हैं राफेल को छोड़ करके, ठीक है, उसके बाद जाकर के बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स हैं, उसके बाद जाकर के बहुत सारे अन्य जो सेना के उपकरण होते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, बहुत सारे रडार्स होते हैं, वो सब रशिया के बने। मिसाइल भी, यहाँ तक कि मिसाइल भी, ब्रह्मोस मिसाइल भी। तो उसमें क्या होता है कि उसको टाइम टू टाइम उसको वो करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है, अपग्रेड करना पड़ता है उनकी, ठीक है, उनके सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है, मान के चलो उनके पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, स्पेयर्स की ज़रूरत पड़ती है, और उसके बाद जाकर के उनको चलाने वाले लोगों को ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। ये सारी चीज़ें रशिया के साथ हैं। तो रशिया से लिया हुआ सामान में अमेरिकी चीज़ें नहीं फिट हो सकती है, और वैसे भी अमेरिका का कोई भरोसा नहीं, धोखा दे देगा वो वक्त पे धोखा दे सकता है क्या, ठीक है। वो कभी भी अपना लेटेस्ट विमान नहीं देता है। आपको एक चीज़ बता दूँ, कभी भी अगर आप देखेंगे तो उसके पास जो F-18 तक आ चुकी है, हाँ 35 तक आ चुकी है जो लेटेस्ट वाला है, हाँ। तो उसमें F-16 जो पुराना बहुत ज़्यादा है, 30 साल वाला, वो उसको दे रहा है, मतलब कि खाली पड़ा हुआ है, चलो ले जाओ, ठीक है, वो दे रहा है। लेकिन रशिया के साथ ये है कि सबसे बेहतर मिसाइल उसने भारत में बनाए, भारत के साथ मिलकर के बनाए, यानी कि वो एक रियल दोस्त है, वो बिजनेसमैन नहीं है। तो चलिए, तो इसीलिए कुछ भी हो जाए अमेरिका पे भरोसा आंख मूंद के नहीं, कभी भी पलट सकता है, लड़ाई करवा के निकल जाएगा वो। भारत चीन को लड़वा देगा और निकल जाएगा, फिर बोलेगा वहाँ से बाइडेन बोलेगा कि कोई बात नहीं, आपको हम खूब मदद करेंगे, हथियार कितना चाहिए बताइए, बिल बना के रखे। वो तो लड़वाना चाह रहा था भारत और चाइना को, वो चाहता है यहाँ भी एक लड़ाई शुरू हो, खुद नहीं लड़ रहा है चाइना से। तो यही चीज़ है आगे। अब देखिए, पूरी दुनिया में अगर बात करें तो जितना हथियार, दुनिया में 200 प्लस देश है, लेकिन भारत अपने देश में इतने हथियार बनाने के बावजूद, चूँकि हमारे दो तरफ दो बड़े दुश्मन हैं, हम लोग दुनिया में जितने हथियार का आयात होता है उसका 11% करते हैं, जबकि 200 प्लस देश है अकेले हम लोग, और प्लस बहुत सारा बनाते भी अपने देश में। तो लिखिए, इंडिया इम्पोर्टेड 11% ऑफ टोटल global arms imports. India imported 11% of total global arms imports. भारत वैश्विक हथियार के आयात में 11%
आयात करता है, 11% आयात करता है। ठीक है। रसिया वाज इंडियाज लार्जेस्ट आर्म सप्लायर। रशिया भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता है, लेकिन एक ट्रेंड चेंज हुआ। ठीक है, उतना नहीं पूछेगा डिटेल में, ये सिपरी रिपोर्ट को हम लोग मेंस के लिए भी कर लेंगे अलग से, उसमें ये सब चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता है। अब देखिए 2013-17 के बीच में इंडिया का 64% जो आर्म्स होता था वो रशिया का था, अब घट करके 45% हो गया। अब इसमें बढ़ा है फ्रांस का, क्योंकि जो फाइटर प्लेन है वो अब हम लोग जो है वो लेटेस्ट वाला राफेल मंगा रहे हैं, हम लोग अपने सारे उसमें राफेल को शामिल कर रहे हैं, तो इसीलिए। ठीक है, इतना मुझे लगता है कि काफ़ी हो जाएगा। अबाउट लिख लीजिए सिपरी, सिपरी के संबंध में, सिपरी के बारे में भी 1-2 पॉइंट लिख लीजिए। अबाउट सिपरी, सिपरी के संबंध में लिखिए, इट इज एन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। अबाउट सिपरी लिख लीजिए, इट इज एन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। डेडिकेटेड टू, अगला पॉइंट लिख लीजिए, पॉइंट बना बना करके लिख सकते हैं। डेडिकेटेड टू रिसर्च इन आर्मामेंट्स, डेडिकेटेड टू रिसर्च इन आर्मामेंट्स, कॉमा आर्म्स कंट्रोल, आर्मामेंट, आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट, डिसआर्मामेंट। लिखिए, यह अगला पॉइंट हिंदी वाले लिखें, यह आयुध, आयुध मतलब हथियार होता है। ठीक है, आयुध, हथियार नियंत्रण और, हथियार नियंत्रण और, यह आयुध हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण, निरस्त्रीकरण में अनुसंधान हेतु समर्पित है। निरस्त्रीकरण में अनुसंधान हेतु समर्पित है। बहुत मुश्किल से ये दुनिया के देशों को तैयार करता है कि एक काम करो, आपके पास 20 परमाणु बम है, आपके पास 1000 मिसाइल है, और आप सोचते हैं कि इस 1000 मिसाइल से मैं पड़ोसी को बर्बाद कर दूंगा, और उसने सोचा है कि वो मुझे बर्बाद करेगा। ठीक है, तो पड़ोसी बोलता है कि मैं बर्बाद होना चाहता हूँ, तो वो भी अपना 1000 हथियार उसने भी रखे हुए। कहा जाता है, एक अनुमान है कि वर्ल्ड में जो न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ है उनके पास इतने हथियार हो चुके हैं, न्यूक्लियर आर्म्स हो चुके हैं कि वर्ल्ड को एक बार नहीं, पूरी दुनिया को कई बार नष्ट किया जा सकता है। मतलब एक बार में, मतलब जितना हथियार है तो एक बार अगर चला दिया जाए तो पूरी दुनिया की सारे जीव जंतु खत्म हो जाएंगे। उतना ही नहीं है, कई बार खत्म किया जा सकता है, इतना हथियार इकट्ठा हो चुका है। तो उसमें ये सब सिपरी सब जाकर के दोनों देश को समझाता है कि इन हथियारों को नष्ट करो, और उसकी देख में क्या किया जाता है, बोलता है कि एक काम करो कि 200 बम को तुम नष्ट करो, 200 को ये करेगा, ऐसे करके आपस में समझौता कराने की कोशिश कर रहा है। चल, प्रयास में जारी है बेचारा, खतरा बता रहा है दुनिया को कि नहीं, हथियार तो खतरनाक होता ही है, कभी भी दिमाग सनका तो फिर। ट्रंप एक बार वो लेकर, न्यूक्लियर कंट्रोल लेकर के ब्रीफ केस लेके चला गया था वहाँ पे, फ्लोरिडा है ना उसका होम स्टेट, तो फ्लोरिडा चला गया। जब ट्रंप हारा और उसके बाद बाइडन को वो संभालना था, अपनी गद्दी संभालनी थी, तो एक ऑफिशियल वो होता है, औपचारिक रूप से जो फॉर्मेलिटी होती है उसमें ये होता है कि जो एटॉमिक जो वो होते हैं हथियार जो होते हैं, न्यूक्लियर पावर्स जो होते हैं, तो जो न्यूक्लियर आर्म्स जो होते हैं, हथियार वगैरह सब जो होते हैं, उनका एक कोड होता है, और वो जो होता है एक ब्रीफकेस में होता है, और वो हमेशा यूएसए के प्रेसिडेंट के पास होता है। कहाँ कहाँ किस देश में फिट किया हुआ है, वहीं से कंट्रोल किया जा सकता है उन सब चीज़ों को, कहाँ कहाँ है सारा कुछ कंट्रोल। तो वो कंट्रोल ऑफिशियल जो है एक प्रेसिडेंट दूसरे जो जा रहा होता है वो दूसरे को देता है। लेकिन रिलेशन तो दोनों का इलेक्शन के समय ख़राब हो गया था, और रिजल्ट के बाद तो और बदतर स्थिति हो गई थी। तो ट्रंप वैसे भी थोड़ा साइकी टाइप का है, तो ट्रंप वो ब्रीफकेस लेकर के वहाँ चला गया था, फ्लोरिडा चला गया था, अपना होम स्टेट। तो लोगों को लग रहा था कि रात में ये पी करके अगर ये थोड़ा इमोशनल हो गया कि मैं हार गया हूँ, तो वहीं से ब्रीफकेस खोल करके अगर कुछ कर दे तो कुछ भी हो सकता है। पूरे रात भर पूरा परेशान रहे वो लोग, उसको डिकोड करने में लगे हुए थे, उसको निष्क्रिय करने में, उस कंट्रोल को, ठीक है, हैक करने में लगे हुए थे यूएसए के हैकर्स। हालांकि आसान नहीं था क्योंकि उनका बनाया हुआ चीज़ था। तो फिर सुबह ट्रंप का दिमाग सुबह नशा उतरा, तो फिर वापस कर दिया उस। खैर चलिए आगे लिखिए।
It was established in the year 1966 in Stockholm. It was established in the year 1966 in Stockholm ब्रैकेट स्वीडन। इसकी स्थापना वर्ष 1966 में स्टॉकहोम ब्रैकेट में लिख लीजिए स्वीडन में की गई थी। इसकी स्थापना वर्ष 1966 में स्टॉकहोम ब्रैकेट में लिख लीजिए स्वीडन में की गई थी। तो जो ऑनलाइन है यूट्यूब पे प्रोसेस जो होता है, देखिए एक होता है वैसे पढ़ाना स्लाइड से और एक होता है समझा के लिखाना। लिखाने पे क्या होता है, एक फाउंडेशन बनती है आपके, ठीक है, और ये काम आता है आपका प्रीलिम्स में भी। इस तरह का मैंने आजमाया हुआ है। तो अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे और अगले क्लास में भी हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। कम से कम 3 क्लास लगता है मार्च 1 महीना को कंप्लीट करने में। फिर उसके बाद जो चौथी क्लास होती है 4 क्लास लगता है, और जो 4th क्लास होती है मार्च का वो होता है बिहार करंट अफेयर्स, ठीक है। जैसे कि हम लोग कराते हैं तो 3 क्लास में कोशिश करते हैं कि पूरा नेशनल इंटरनेशनल कवर कर ले उस मंथ का, और फिर उसके बाद एक क्लास जो होती है उसमें बिहार से रिलेटेड जो न्यूज़ होता है 1 महीने का वो कवर किया जाता है। तो आपका 1 महीने का पूरा ऐसे कंप्लीट होता चला जाता है। और यही 12 महीने जो कॉपी रहते हैं वो काम आते हैं एग्जाम के टाइम में, एकदम से डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन उसमें से, ठीक है। काफ़ी रिसर्च करना पड़ रहा है इन सब चीज़ों पे। तो थैंक यू, मिलते हैं। एक बार आप लोग यूट्यूब वाले सेशन को लाइक कर दीजिए और अभी मेंस की क्लास में जुड़ना मत भूलिए। थैंक यू।